बेटा देखिए, हम लोगों ने ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करना शुरू किया है। चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। बेटा इकोनॉमिक्स में एक यूनिट पूरा होता है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो आप ये दिमाग में रखिए कि ये जो यूटिलिटी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये कंज्यूमर बिहेवियर वाले यूनिट का हिस्सा है। इसमें लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ेंगे, इसमें लॉ ऑफ इलास्टिसिटी आप पढ़ेंगे, और जो लोग सीयूईटी या सीए कर रहे हैं वो इस कंज्यूमर बिहेवियर में थोड़े और एडवांस टॉपिक भी पढ़ेंगे। देखिए बेटा, दरवाजा लगा दो अच्छे से। आपको बुक ओपन रखनी है, हाथ में पेन रखना है, और अगर आज हम ग्राफ तक पहुंच गए तो हमको ग्राफ बना के देखना है। तो एक रफ पेज पे आप अपने हाथों से बना के उसको बुक में फिर चिपका सकते हैं। पूरा ध्यान दो, कंसंट्रेशन लूज मत होने दो, फुल अटेंशन रखो। बेटा देखिए, हम लोग दो तीन क्वेश्चन आज कवर करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट है। फिर अगर आप थोड़ा आगे जाइए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां बोला है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो है स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सप्लेनेशन एंड एजम्पशन। तो आपके पास में 3 क्वेश्चन है। अभी नए बुक में थोड़ा एडिटिंग हुआ है तो उसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट ओवरऑल इसमें ये 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, जिसके लिए हमको अलग अलग इन क्वेश्चंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसमें हम सब चीज़ें कवर कर लेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जब भी इकोनॉमिक्स में आप किसी लॉ या किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उसका आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। अब देखो, जो बच्चे सीए या सीयूईटी कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है लेकिन एमसीक्यू पैटर्न में है, पर यहाँ पे तो आपको इकोनॉमिक्स लिखना है पेपर में। तो आप एक लॉ या थ्योरी कैसे लिखेंगे उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न को दिमाग में रखिएगा। बेटा कोई भी व्यक्ति, पहली बात तो ये समझो कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई लॉ लिखता है, कोई इकोनॉमिस्ट अगर कोई लॉ लिखता है या कोई थ्योरी डेवलप करता है, तो वो पूरी तरह से उस इकोनॉमिस्ट की सोच होती है। उसने जो सोचा, उसको जो ठीक लगा, उसने थ्योरी में लिखा। हम उसकी बात से सहमत हो ये जरूरी नहीं है, पर हमको जब तक थ्योरी पढ़नी है या जब तक हमको इकोनॉमिक्स का कोई लॉ पढ़ना है तो हमको उस इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। उसमें अपना दिमाग मत लगाना कि रियल में तो ऐसा नहीं होता या ये जो बोल रहे हैं वो तो गलत है। ठीक है, वो दिमाग शुरू में मत लगाइए। आप पहले ये देख लीजिए कि वो इकोनॉमिस्ट क्या बोलना चाहता है, उसकी बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। यानी अगर मार्शल का लॉ है तो थोड़ी देर के लिए आप मार्शल बन जाइए और मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचिए। ठीक, तो जब आप इस किसी भी लॉ को पढ़ेंगे और उसका आंसर फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ लॉ। इसको कहीं आप लिख के भी रखो और फिर वो पन्ना आप अपने इकोनॉमिक्स की बुक में लगा भी लेना, या आपको हर लॉ या हर थ्योरी के समय फॉलो करना है। कोई भी एक रफ पेपर ले लो, उस पे ये सब लिख लो, बाद में उसी बुक में ऐड कर देना। देखिए, आपके बुक में है पीछे ब्लैंक पेज,
वो इको के बुक में ही पीछे ब्लैंक पेज है, वहीं लिख लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है कि सामने वाला पूरी थ्योरी में क्या समझाना चाहता है। इस बात को वो 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर देगा कि भाई ये मेरा लॉ है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब उस लॉ का नाम आप देखिए क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मत लिखना, ये पहले समझो आप। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि ये जो लॉ का नाम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है। और फिर इसको समझ के आपको इसको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। खुद मार्शल ने भी जब ये लॉ लिखा तो उन्होंने भी इसको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन किया। जरूरी नहीं है कि आप मार्शल की लाइनों को हूबहू याद करके लिखे, बस इतना है कि वो जो कहना चाहते थे आपकी लिखी हुई बात में भी वही मीनिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लॉ का स्टेटमेंट। लॉ का स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको इस लॉ को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डेटा। तो बेटा लॉ के स्टेटमेंट में जो बात बोली गई है वही बात अपने को डेटा की मदद से अपने टेबल में लानी है। मतलब आंकड़ों की मदद से आपको बात समझानी है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम कोई भी लॉ लिखेंगे, कोई भी थ्योरी लिखेंगे, तो हम उसको डेटा की मदद से प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि भैया ये थ्योरी है और ये मेरे डेटा है, ये मेरे आंकड़े हैं जिससे मैं अपनी बात को साबित करना चाहता हूँ। तो आप इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम डेटा, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके अपनी बात को प्रूव करेंगे। तो आपको टेबल बनाना है डेटा की मदद से और उसको एक्सप्लेन भी करना है अपने शब्दों में। तीसरी चीज, जो टेबल आपने बनाया है, जो डेटा आपने यूज किया, आपको उसी डेटा पे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। जरूरी नहीं है कि हर लॉ या हर थ्योरी में ग्राफ बने, पर आप लोगों के सिलेबस में 12th के जो भी थ्योरी या लॉ आप पढ़ेंगे उन सब में ग्राफ बनेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है। सभी में कोई ना कोई थ्योरी दी है और सभी में हर थ्योरी का कोई ना कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो आपको ये बात समझनी है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। फिर बेटा जो इकोनॉमिक्स के लॉ है वो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल का मतलब कि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स का लॉ जो है वो हर परिस्थिति में सही साबित होगा। ये प्योर साइंस के जैसे लॉ नहीं है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हर परिस्थिति में सही साबित होगा, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई दूसरा देश हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हमेशा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको काम करता हुआ दिखेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के लॉ ऐसे नहीं है कि वो हमेशा साइंस के लॉ की तरह, बाकी साइंस के लॉ की तरह काम करे। कारण उसका ऐसा है कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ह्यूमन बीइंग है, हम और आप है। और हमारी जो सोच है वो समय के साथ बदलती है। जैसे हमारे पहले वाली पीढ़ी को आप देखिए, मम्मी पापा, दादा दादी, तो वो लोग ना सेविंग में बहुत यकीन करते थे कि पैसा बचाना चाहिए। आज की पीढ़ी को आप देखेंगे तो वो सेविंग में बिल्कुल यकीन नहीं करते। इधर पगार आई
उधर महीने के आखिरी 5 दिनों में उनका बैंक अकाउंट आखिरी सांसें गिनने लगता, पाई पाई को मोहताज हो जाते। तो यहाँ बचाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। उन्होंने वो दोहा बहुत सीरियसली ले लिया, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। मतलब अगर आपका आने वाली पीढ़ियां बेकार निकलेंगी तो पैसा बचा के करोगे क्या, उड़ाने वाली है। और आपकी आने वाली पीढ़ियां अगर अच्छी निकलेंगी तो पैसा बचा के करोगे क्या, अच्छी है तो खुद ही कमा लेंगी। तो इसलिए खुद के लिए कमाओ, खाओ पियो मौज करो, खत्म करो। मम्मी पापा की, दादा दादी की सोच वैसी नहीं थी, उनकी सोच पैसा बचाने वाली थी। अच्छा, वो इतना पैसा बचाते थे कि वो 4 दुकान घूमते थे फिर कोई चीज खरीदते थे। हम तो ऐसे है कि बस ऑनलाइन देखा, खटक से ऑर्डर मार दिया, कोई प्राइस वेरिफिकेशन नहीं करते। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि 1,000 रुपए को काट के 950 लिख दिया, अपने को लगता हो गए 50 कम, जबकि वो 1,000 खुद अपने आप में धोखा है। तो चीज होंगी 100 रुपए की, लिखी 1,000 की, उसको काट के 950 में आपको बेच रहे, तो आपको लग रहा वाह मेरे को 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि पीढ़ियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, सोच बदलेंगी, अपने आप चीजें जो है वो धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी। तो कोई लॉ हमेशा एक जैसा काम करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक ह्यूमन बिहेवियर बदलता नहीं है ना। देखो, आज से हजारों लाखों साल पहले 2 टाइप के मानव होते थे। एक होमोसेपियन जो हम और आप है, एक थे निएंडरथल, वो भी हमारी जैसे थे, पर हमने कभी उनसे बात ही नहीं की। हमने कभी बैठ के ऐसा मामला सुलझाने की कोशिश ही नहीं की कि यार तुम भी हमारे जैसे हो, चलो मिल के आगे बढ़ते। तो होमोसेपियंस ने क्या किया, निएंडरथल को पूरा खत्म ही कर दिया। नहीं तो इस दुनिया में 2 मानव प्रजातियां होती, होमोसेपियन और निएंडरथल, तो वो खत्म हो गए। सेम चीज हम आज कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमको ये वाले धर्म के लोग चाहिए, हमको वो वाले धर्म के लोग नहीं चाहिए, तो हम उनको खत्म कर देंगे। फिर वो धर्म के अंदर भी 2 कैटेगरी है, तो फिर वो बोलते कि हमको ये वाली कैटेगरी चाहिए, वो वाली कैटेगरी नहीं चाहिए, हम उनको खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का मतलब ये कि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है ना, कि हम खुद को बहुत सुपेरियर समझते और सामने वाले को मिटा देना चाहते कि वो खत्म ही हो जाए पूरा। तो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी लाखों साल पहले भी वही थी और बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी आज भी वही है। तो बेसिक ह्यूमन नेचर नहीं बदलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो बदलता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स के लॉ हर परिस्थिति में सही साबित हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जब भी हम इकोनॉमिक्स का कोई लॉ लिखते हैं तो हम उस लॉ के एजम्पशंस भी लिखते हैं। एजम्पशंस मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस जो अप्लाई होने पे ही लॉ जो है वो सही साबित होगा। कि भाई ये मेरी 5-6 कंडीशन सुन लो तुम, अगर ये कंडीशन तुम पूरी कर सकते हो तो मेरा लॉ काम करेगा, अदरवाइज मेरा लॉ काम नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि बेटा देखो, इससे पहले कई सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 लिए हैं और 90 के ऊपर लेने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है। 90 तो मतलब ऐसे किलो के भाव से है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में कितने लिए, 100 में से 100। तो यदि आप क्लास में आएंगे, पूरा ध्यान देंगे और हर टेस्ट जो क्लास में कंडक्ट की जाएंगी वो पढ़ाई करके देंगे, तो आप भी इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 ला सकते हैं। तो हमने एक लॉ फ्रेम किया कि क्लास रेगुलर अटेंड करने से और टेस्ट देने से इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आते हैं। तो ये लॉ हो गया। पर इस लॉ के कुछ एजम्पशन भी है ना, कि आप क्लास अटेंड करो तो आपका दिमाग भी तो जगह पे होना चाहिए। तो ये एजम्पशन है ना कि आप क्लास को आएंगे तो आप शरीर के साथ साथ अपना दिमाग भी लेके आएंगे, आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं। तो ये इस लॉ के क्या हो गए, एजम्पशन हो गए। आप रोज घर में जाके 15 मिनट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, कितने लोगों ने पढ़े कल? तो देख लो कितने धोखेबाज हो आप, है ना, पढ़ाई करते बोलते। तो ये बात आप समझिए कि हर लॉ को सही साबित करना है तो उस लॉ के क्या लगेंगे आपको, एजम्पशन। कोई भी चीज एब्रप्टली सही साबित नहीं हो सकती। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो उसके पीछे मेरी कुछ कंडीशंस भी है और वो कंडीशन पूरी हुए सिवा लॉ सही साबित नहीं हो सकता।
फिर पांचवी बात, अभी आप देखिए, जो आईआईटी में बच्चे जाते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि वो ब्रिलियंट बच्चे हैं जो आईआईटी में जाते हैं। वो हमारे देश का प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, दी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कौन से? आईआईटी के। तो आईआईटी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी की, और उसमें उन्होंने कहा कि आईआईटी में जो बच्चे आ रहे हैं, तो वो पुराने बच्चों के अपेक्षा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कारण जानने की कोशिश की गई कि परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं है, तो पता चला कि जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मतलब जेईई का एग्जाम देते हैं, तो जेईई के एग्जाम में बच्चे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आ रहा, इसके बजाय इलिमिनेशन टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इलिमिनेशन टेक्निक मतलब 4 ऑप्शन है, तो अगर आप उसमें से 3 गलत ऑप्शन को इलिमिनेट कर दो, तो आपको चौथा सही आंसर मिल जाएगा। तो अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई हो रही, उस पढ़ाई का बेस क्या बन गया? इलिमिनेशन टेक्निक, कि 4 में से 3 गलत ऑप्शन को उड़ाना सीख लो, तो चौथा जो बचेगा वो सही है। तो ये एक प्रकार की गेस वर्क वाली पढ़ाई होगी। तो बोले ये टिक मार के एग्जाम क्लियर करके आ तो जाते, पर जब आईआईटी में इंजीनियरिंग के पेपर होते तो उसमें तो सब लिखना पड़ता, तो वहां ये बच्चे बड़ी मात्रा में फेल हो रहे। अब आप इमेजिन करो, हम ये मानते कि आईआईटी में सुपर ब्रेन जा रहे हैं, और वो सुपर ब्रेन आईआईटी में जाके क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि पढ़ाई का बेसिक एजम्पशन ये है कि पढ़ाई केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती। पढ़ाई इसलिए होती है कि कुछ सीखा जाए, अपने अंदर कुछ ऐसा जाए कि आगे जाके वो दुनिया को दिया जा सके। ये पढ़ाई का उद्देश्य है, और हमने उद्देश्य क्या बना लिया? एग्जाम पास करना। तो हम ट्रिक वाली पढ़ाई करने लग गए, शॉर्टकट वाली पढ़ाई करने लग गए। हम उस पढ़ाई को अपने अंदर उतार ही नहीं रहे, है ना? तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम क्लियर करनी है, आपको वो पढ़ाई अपने अंदर उतार लेनी है। तो ये पढ़ाई का बेसिक एजम्पशन है। एग्जाम पास करना ये पढ़ाई की बेसिक कंडीशन नहीं है। बेसिक कंडीशन क्या है? कि आपको पढ़ लिख के थोड़ा अपना लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। तो ये बात आप समझिए कि हर लॉ के क्या रहेंगे? एजम्पशन। बिना एजम्पशन के लॉ कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अगर आपने बिना एजम्पशन के लॉ बता दिया, तो आप आधी बात बता देंगे और आधी बात नहीं बताएंगे, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको एजम्पशन लिखना है। अब आपने एजम्पशन लिख के लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, तो एक्सप्लेन करने के बाद अब आपकी बारी है। अब आप उस लॉ पे सोचो मार्शल से अलग। मार्शल ने लॉ लिखा, आपने पढ़ा, आपने मार्शल के एंगल से सोच के लॉ को समझ लिया। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि मार्शल ने इस लॉ में क्या क्या गलत बोला। तो मार्शल ने जो जो भी गलत बोला, उस बात पे आप मार्शल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो वहां से बन जाएंगे लॉ के क्रिटिसिज्म या लॉ के लिमिटेशंस। लॉ के क्रिटिसिज्म या बन जाएंगे लॉ के लिमिटेशन। हम कहेंगे कि यार मार्शल ने ये बात कही तो है, पर हमको मार्शल की ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मार्शल की बात आपको ठीक ना लगे तो आप उसको क्रिटिसाइज करो, गलत बोलो। देखो, क्रिटिसिज्म यानी किसी की आलोचना करना, इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस आदमी को बुरा बोल रहे हैं। उसका मतलब यह है कि आप उसकी बात से सहमत नहीं है, तो आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि भाई मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरे सोचने का ये तरीका है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सामने वाले के पॉइंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक होता है झगड़ा करना, मतलब झगड़ा करना है ना, कैसा? आप बोलेंगे भगवान है, मैं बोलूंगा भगवान नहीं है, तो आप झगड़ा करेंगे। ऐसे कैसे बोल रहे भगवान नहीं, है ना? तो झगड़े पे आ जाएंगे। तो वैसा नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मेरा तो ये मानना है अगर भगवान होता, तो ये जितने भी युद्ध चल रहे हैं, इसमें जो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, है ना, 5 साल के, 2 साल के, 4 साल के, जिनका कोई दोष ही नहीं है, जिनको समझता ही नहीं कि युद्ध क्या है, तो भगवान क्यों नहीं आता वो बच्चों को बचाने? आना चाहिए ना, अगर कहीं है तो।
क्यों नहीं आ रहा ना? वो अभी अपने महाराष्ट्र का बाबा पकड़ा गया, अशोक खरात, है ना? तो वो तो भगवान के नाम पे, वो तो खुद को शिव का अवतार बोलता था, और शिव का अवतार बोल बोल के उसने कितने गंदे गंदे काम किए। तो भगवान कहाँ था? कहीं तो होना चाहिए ना। फिर लोग बोलेंगे सर देखो ना, पाप का घड़ा भर गया, पकड़ लिया उसको। तो कोई पाप का घड़ा वड़ा भरा भरा नहीं, अभी रुको आप, 2-4 साल उसका केस चलने दो। फिर जैसे आसाराम बापू अभी बाहर घूम रहा, जैसे वो राम रहीम बाहर घूम रहा, वैसे ये बाबा भी बाहर ही घूमता हुआ दिखेगा आपको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कैसा है, आपको किसी से आर्गुमेंट या झगड़ा नहीं करना है, आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है। तो उसके लिए आप सामने वाले को क्या करो, क्रिटिसाइज करो, उसकी आलोचना करो। अगर वो गलत है तो उसको बोलो कि वो गलत है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्रिटिसिज्म। फिर आपने क्रिटिसिज्म किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने वाले की बात को नल एंड वॉइड सिरे से खारिज कर रहे हैं कि भैया तू गलत ही है। ऐसा नहीं होता। अगर उसने कुछ बात कही है और दुनिया ने उसकी बात सुनी है, तो उसकी बात में कुछ तो महत्व होगा। तो वहां से आपको मिलेंगे लॉ के इंपॉर्टेंस या मेरिट्स। तो आपको यह पता चलेगा कि उस लॉ में कुछ दम है क्या। मतलब ठीक है, हमने क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन उसमें कुछ दम है क्या, कुछ बात है क्या उस लॉ में। अगर आपको लगे दम है, तो आप बताएंगे कि उसके इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है। और उसके बाद लॉ के एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब किसी चीज का अपवाद होना। जैसे हम ये बोलते हैं कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है, पर दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में सच बोलते हैं। मतलब 100 में से मेरे को लगता 99% लोग ऐसे होंगे जो अव्वल दर्जे के झूठे हैं, बात बात पे झूठ बोलते, है ना? जैसे मान लो आप कहीं से आ रहे और आपके हाथ से गलती से एक आधा मिट्टी का गमला गिर के टूट गया, और किसी ने आपको पूछा आपसे टूटा, तो पहला रिएक्शन नहीं नहीं मैंने थोड़ी तोड़ा। तो कितने झूठे हैं हम लोग कि अपने गलत किए हुए को भी हम स्वीकार नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि जो झूठे नहीं भी होंगे, तो हम बोलेंगे वो लोग कौन है, एक्सेप्शनल लोग हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि राजा हरिश्चंद्र को हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? तो उनका जो जीवन का आचरण था वो सच्चा था। हरिश्चंद्र का नाम सुना है आपने? कौन थे पता है ना? राम जी जो थे, उनके समझो परदादा हरिश्चंद्र जी थे। तो उनका ऐसा हुआ कि कुछ बुरे दिन आ गए उन पे, और हरिश्चंद्र पे बुरे दिन आ गए तो उनको परिवार छोड़ना पड़ा। और परिवार छोड़ने के बाद में उनको नौकरी करनी पड़ी शमशान घाट में। तो शमशान घाट में जब नौकरी पे वो लगे, तो उनसे ये कहा गया कि भाई जब तुम किसी को लकड़ियां दोगे शवदाह के लिए, जलने के लिए, तो उसके पैसे लेना, तुम फ्री में नहीं दे सकते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जो पत्नी है, वो अपने मरे हुए बच्चे को लेके आई, हरिश्चंद्र का बेटा, और कहा कि अब तुम ही यहाँ के कर्ता धर्ता हो और हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो इसका अंतिम संस्कार कर दो। बट वो इतने लॉयल, इतने ईमानदार थे कि नहीं, बोले मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता। तो ये घटना हमारे मैथोलॉजी में बहुत फेमस है, और इस घटना के कारण कहा जाता है कि हरिश्चंद्र कैसे थे, सत्यवादी। तो सत्य बोलने से आदमी सत्यवादी नहीं होता, आचरण से सत्यवादी होता है। उनके कैरेक्टर में सच था, है ना? तो ये कैसे लोग थे, एक्सेप्शनल लोग थे। दुनिया में 1000 में से 999 बेईमान हैं, तो ये एक मिला आपको सच्चा आदमी। और ये प्रजाति अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना? इसीलिए तो वो बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मतलब रघुकुल रीत, राम जी की रीत सदा चली आई, मतलब हरिश्चंद्र के जमाने से सूर्यवंश की रीत चली आई, प्राण चले जाए पर क्या नहीं जानी चाहिए, जबान नहीं जानी चाहिए। और आजकल के लोगों की जबान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, है ना? दोस्त को फोन किया, कहाँ है रे तू, बस 5 मिनट में आ रहा। आप 2 घंटे से राह ही देख रहे हो, उसके 5 मिनट हुए ही नहीं। तो जबान की क्या नहीं रही, कोई कीमत नहीं रही। तो
एक्सेप्शन, तो आपको हर जगह एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो लॉ के भी क्या मिलेंगे, एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो वो भी आपको लिखने हैं। और अंत में आपको लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है, कंक्लूजन, 2-4 लाइन में, कि भाई हमने ये इतना बड़ा लॉ एक्सप्लेन किया, तो अंत में हम किस नतीजे पे पहुंचे। तो 2 लाइन में आपको उसका क्या लिख देना है, कंक्लूजन। अब आप लोगों को इसमें कौन सी चीजें डिटेल में और कौन सी शॉर्ट में लिखनी है। लाइक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको कितने पॉइंट डिटेल में लिखने हैं, 4 पॉइंट डिटेल में लिखने हैं, और इसके नीचे के 4 पॉइंट शॉर्ट में लिखने हैं। कोई भी लॉ आपसे पूछा जाए तो ये 4 पॉइंट आपको डिटेल में लिखने हैं और ये 4 पॉइंट आपको शॉर्ट में लिखने हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग हो जाता। समझो आपको क्वेश्चन पूछा, क्रिटिकली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या क्वेश्चन पूछा, क्रिटिकली एक्सप्लेन द लॉ, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप लॉ में किसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्रिटिसिज्म को। तो ऐसे में फिर आपको क्रिटिसिज्म डिटेल में लिखने पड़ेंगे। या फिर आपको पूछा कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ इट्स एक्सेप्शन, कि डिमिनिशिंग यूटिलिटी का लॉ एक्सप्लेन करो किसके साथ, एक्सेप्शन के साथ। तो फिर आपको क्या डिटेल में देने पड़ेंगे, एक्सेप्शन। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा ऐसा जैसा यहां है, स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एजम्पशन, तो उन्होंने विथ एजम्पशन पूछा, पर विथ एजम्पशन नहीं भी पूछा, तो एजम्पशन लिखना जरूरी है, क्योंकि एजम्पशन के बिना लॉ सही साबित होता नहीं। लॉ को सही साबित करना है तो एजम्पशन लिखना मैंडेटरी है। तो ये जिंदगी भर के लिए याद रखो, आगे भी कभी अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे लिखोगे तो उसमें ये बात याद रखना कि बिना एजम्पशन के लॉ लिखा नहीं जाता, वो मैंडेटरी चीज है। तो उन्होंने पूछा तो ठीक है, नहीं भी पूछा तो एजम्पशन डिटेल में लिखने हैं। अब जरा देखिए कि मार्शल इस लॉ में हमको क्या समझाना चाहते हैं। तो मार्शल हमको ये समझाना चाहते हैं कि भाई साहब देखो ना, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि अगर वो किसी चीज को कंज्यूम करना शुरू करता है, तो जब वो उन चीजों को कंज्यूम करता है, आप कंजम्पशन से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज ही आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप कोई सर्विस भी कंज्यूम कर सकते हो, और कंज्यूम करने का ये भी मतलब नहीं है कि आप कुछ खा ही रहे हो। हालांकि जब हम डिमिनिशिंग यूटिलिटी के लॉ को पढ़ते हैं तो हम खाने वाले एग्जाम्पल ज्यादा लेते हैं। कल भी हमने रसगुल्ला रसमलाई की थी, तो खाने वाली चीजें हम ज्यादा लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो लॉ है वो ये बोलता है कि किसी भी चीज में, चाहे वो कोई सर्विस हो, चाहे वो कोई गुड्स हो, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, हर जगह आपको डिमिनिशिंग यूटिलिटी का लॉ दिखता है। अब जरा लॉ के हेडिंग को समझिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। बेटा डिमिनिश होने का मतलब क्या होता है, कम होना। डिमिनिश होना यानी क्या होना, कम होना। तो ये लॉ किसके कम होने की बात करता है, तो बेटा ये लॉ यूटिलिटी के कम होने की बात करता है। तो यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। किसी भी चीज के अंदर जो आपकी इच्छा को पूरा करने की क्षमता होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। और हम इस यूटिलिटी के क्या होने की बात कर रहे हैं, कम होने की। अच्छा, कौन सी वाली यूटिलिटी को कम कर रहे हैं, तो बोला कि हम यहाँ कौन सी यूटिलिटी को कम कर रहे हैं, मार्जिनल। अब इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन टू प्रीवियस टोटल। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब क्या है, एडिशन टू प्रीवियस टोटल। पुरानी टोटल में आप कुछ भी नया ऐड करेंगे तो वो मार्जिनल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जेब में 100 रुपए थे, किसी ने आपको 10 रुपए और दे दिए, तो आपके जेब में 110 हो गए। तो अगर मैं कहूं कि मार्जिनल इंक्रीमेंट कितना है, आपके जेब में कितना रुपया एडिशनल आया, तो आप बोलेंगे 10 रुपया। तो वो जो एडिशनल आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल बोल रहे हैं।
तो मार्जिनल मतलब कोई भी नई चीज का जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको कहा जाता है मार्जिनल। ये इसलिए समझ लीजिए क्योंकि इस शब्द के बेस पे आगे जाके इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारी थेरीज पढ़ेंगे, अगर आप किसी ढंग के कॉलेज से पढ़ेंगे तो। समझ गए? ढंग के कॉलेज से, पॉइंट अंडरलाइन करना, ढंग का कॉलेज जो वर्धा में नहीं है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छा कॉलेज लेना पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें डिमिनिशिंग का मतलब है कम होना। किसके कम होने की बात कर रहे हैं? यूटिलिटी के। और कौन सी वाली यूटिलिटी के? तो मार्जिनल यूटिलिटी के। तो ये समझना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो बेटा देखिए, अभी आप क्लास में आए, जब आप क्लास में आए 1 बजे क्लास शुरू हुई, तो उस समय आपका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा था, तो 5-10 मिनट आपका बढ़िया ध्यान लगा, सामने सब समझा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कंसंट्रेशन लेवल कम होने लगता है, ध्यान अपना भटकने लगता है। आधे घंटे में हम पे बेहोशी छाती है, 45 मिनट में हम लगभग लगभग कोमा में चले जाते हैं, 1 घंटा होते होते तक हम नींद के आगोश में खो जाते हैं खुली आंखों से। आंखें खुली रहती है पर सब कुछ सोया हुआ रहता है, मन दिमाग सब। और जब क्लास आखिरी के आधे घंटे में पहुंचती है तब तक आपको लगता है कि जान निकल जाए मेरी, मैं मुक्त हो जाऊं, मेरे को यही मोक्ष प्राप्त हो जाए, यह हालत हो जाती है। तो ये सब जगह होता है ना। और ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि शुरू शुरू में तो सब समझ रहा, जैसे घर में पढ़ने को बैठे, बोले अब कल पेपर है, आज पढ़ने बैठे, बोले अब तो पूरी रात जागूंगा और पढ़ लूंगा। पढ़ने बैठे रात को 8 बजे, पहला पन्ना पढ़ा, फटाफट दिमाग में गया, दूसरा पढ़ा, वो भी दिमाग में गया, फिर तीसरा पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग जो है वो थकने लगा, और फिर दिमाग में वो चीजें जाना बंद हो गई। तो यूटिलिटी क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। तो ये हर जगह है ना, पढ़ाई में भी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही, क्लास में भी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही, रिश्ते नातों में यूटिलिटी डिमिनिश होती है। देखो लड़का लड़की है, ठीक है, बाकायदा उनका घर वालों ने देखना दिखाना किया और सगाई की तारीख तय कर दी। तो आजकल जैसे ही सगाई की डेट तय होती है, सबसे पहले लड़का क्या करता है? वो मोबाइल खरीदता है, प्राइवेट वाला, बात करने के लिए। दो खरीदता है जोड़े से, एक उसको देता है, खुद के पास रखता है। और फिर ये लोग ना दिन भर बातें करते हैं। मैंने ऐसे जोड़े देखे हैं जो दिन भर वो कान में ब्लूटूथ लगा के रखते, और वो 24 घंटे ऑनलाइन रहते, उधर से वो ऑनलाइन रहती, इधर से ये ऑनलाइन रहता। मेरे को आज तक नहीं समझा ये बातें क्या करते होंगे। मतलब मैं आपको बता रहा, मेरा मैक्स टू मैक्स किसी से बात करने का टाइम 30 सेकंड है। 30 सेकंड के ऊपर मेरे को इरिटेशन होने लगता है अगर मैं फोन पे बात करूँ तो। हाँ, एक आधी बहुत गंभीर चर्चा चल रही, जैसे मैं अपने पीएचडी के गाइड से बात कर रहा किसी गंभीर विषय पे, तो फिर अलग बात है कि हमने आधा घंटा बात कर ली। लेकिन मेरे को याद नहीं है कि मैंने मेरी वाइफ से भी कभी 30-40 सेकंड के ऊपर फोन पे बात की होंगी, कभी नहीं। वो दाग ही नहीं है अपने पे। तो कहने का मतलब ये है कि है ना, आमने सामने करो ना यार, बात करना ही है तो, बीवी घर में है ना, तो फोन पे क्या बात करने की जरूरत है? तो लेकिन लोगों को बड़ा फोन पे लगे, अब पूछते क्या होंगे, ठीक है तूने आज क्या खाई, पूछते, दाल भात सब्जी रोटी खाई, तेरी दाल में नमक कितना था, फिर आज तूने बालों में कौन सा तेल लगाई, चमेली का कि नारियल का। तो क्या पूछता ही क्या होगा वो लड़का कि 24 घंटे वो भी ऑनलाइन है और 24 घंटे ये भी ऑनलाइन है, तो क्या है? अरे लॉ समझा रहा मैं, आप इतना आउट ऑफ द ट्रैक मत जाओ, लॉ पे आओ वापस। तो ये बात कब की है? शादी के पहले की। तो शादी के पहले यूटिलिटी कैसी है? एकदम हाई। ये मार्शल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे पे आप ब्लेम लगाओगे। मार्शल, शादी के पहले यूटिलिटी कैसी है? एकदम हाई। फिर सगाई हो गई। अब सगाई हो गई तो मिलना मिलाना हो गया, 2-4 बार कैफेटेरिया में मिल गए, 2-4 बार साथ में बैठ के नाश्ता भोजन वगैरह कर लिया, 2-4 बार पिक्चर देखने चले गए, सगाई हो गई। तो वो जो 24 घंटे ऑनलाइन रहने वाला टाइम था वो थोड़ा कम हो गया। लड़के को लगा नहीं, थोड़ा काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए, तो वो टाइम थोड़ा कम हो गया, 24 घंटे से मान लीजिए 20 घंटे पे आ गया। अब वो लोग रात में उतना ऑनलाइन नहीं रहते, अब तू भी सो जा मैं भी सो जाता। पहले तो ऐसा था, नहीं नहीं मुझे तो तेरी सांसें सुननी है, तेरी धड़कन सुननी है, तो तू फोन चालू ही रख। लेकिन बाद में उसका वो फितूर थोड़ा सा कम हो गया।
फिर इनकी शादी हो गई। फिर शादी के बाद में तो कैसा है, 24 घंटे साथ में रहना है। तो लव मैरिज की सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम क्या, कि लव मैरिज में ना जोड़पा लिमिटेड टाइम के लिए मिलता। तो जब लिमिटेड टाइम के लिए मिलता तो वो दोनों एक दूसरे को ना दी बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करते, क्योंकि मिलना ही कितनी देर है, घंटा 2 घंटा। तो लड़की भी अपना दी बेस्ट पार्ट यानी दी बेस्ट अपनी जो छवि है वो प्रस्तुत करती, और लड़का भी अपना दी बेस्ट जो इमेज है उसको प्रस्तुत करता। लेकिन शादी के बाद तो 24 घंटे साथ में रहना है, और आदमी तो पूरा गलतियों का पुतला है। तो फिर वो 24 घंटे जब साथ में रहते हैं तो गलतियां समझ में आने लगती। फिर भी अब फोन पे उतना ऑनलाइन नहीं रहते, ठीक है, मियाँ बीवी रास्ते से जा रहे, रास्ते में गड्ढा आ गया, शादी हुई 1 महीना ही हुआ, अरे अरे देख के चलो। तो पति ने वो उसका हाथ पकड़ के ना इसको साइड में करते, अरे देख के चलो गड्ढा है, निकल गया आगे। अब आपको तो पता है इंडिया के गड्ढे ऐसे हैं कि पीढ़ियां बदल जाएंगी, गड्ढा नहीं बदलेगा, वो गड्ढा वहीं मिलेगा आपको। अपने धंतोली चौक पे ना ऐसा कॉर्नर से पलटते वहां एक गड्ढा है, मैं मेरे बचपन से देख रहा हूँ, और वो आज तक है ना, 45-46 साल मेरी उम्र हो गई, वो गड्ढा आज तक है, और पता नहीं आपके भी 45-46 साल की उम्र तक वो रहेगा। तो हमारे गड्ढे कहीं जाते नहीं, वो वहीं रहते। तो भी शादी को 10 साल हो गए, फिर वो जा रहे मियाँ बीवी, फिर वो गड्ढा आया, तो फिर वो गड्ढे में पैर डाल रही, तो ये उसको बोलता है देखो दिखता नहीं क्या गड्ढा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी कम हो गई। अब बच्चे हो गए, ये भी 50 की हो गई, ये भी 55 का हो गया, फिर वो रास्ते से जा रहे, फिर गड्ढा आया। अब तेरे को कितनी बार समझाया, कल में ही गड्ढा दिखता नहीं है तेरे को, तो यूटिलिटी और क्या हो गई, पूरी डिमिनिश हो गई। तो यानी एक ऐसा है कि शादी के पहले पत्नी चंद्रमुखी, शादी के समय पत्नी सूरजमुखी, और शादी के बाद पत्नी ज्वालामुखी, ये वाली हालत है। तो कहने का मतलब ये हर जगह आपको दिखेगा कि यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। लेकिन इतनी अच्छी स्टोरी मार्शल ने बताई, तो मार्शल को लोगों ने पूछा भैया इसको साबित तो करो, आंकड़े तो दो हमको, डेटा तो दो कि ये बात सही है। तो मार्शल ने सोचा यार अब मैं डेटा कैसे दूं। मार्शल इंडिया आया, बोले इंडिया में बहुत मजे मजे की चीजें होते रहती, तो बोले यहीं से अपना लॉ निकाल के ले जाते। तो मार्शल साहब इंडिया आए, और मार्शल साहब इंडिया आके देखते हैं कि लोग यहाँ क्या क्या खाते, क्योंकि उनको अपने लॉ को प्रूव करना था। तो मार्शल साहब ने देखा कि इंडिया के लोग ना एक चीज ऐसी है जो लगातार खाते और खाते ही जाते, और वो चीज है गोलगप्पे, पानी पूरी। बोले ऐसे खड़े हो जाते प्लेट लेके, और जो रपा रप पानी पूरी का दौर शुरू होता, तो ये अद्भुत है। बोले मेरे को ऐसा ही एग्जाम्पल चाहिए था। तो ये है लॉ का पहला एजम्पशन। लॉ का पहला एजम्पशन है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। लॉ का पहला एजम्पशन क्या है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। मार्शल बोलते हैं कि भाई साहब देखो, मेरा जो लॉ है ना, वो बालिका, इधर ध्यान दो, क्लास में बातें नहीं करना, मेरा बहुत खोपड़ा खराब होता, मैं फिर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, आप मम्मी पापा के इकलौते दुखलौते हो, तो फिर आपके मम्मी पापा को भी बुरा लगता, मेरे बच्चे को कैसे बोला। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ना बोलूं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि किसी भी चीज की यूटिलिटी तब कम होती है जब आप उसका क्या करो, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अगर मैं सुबह में 2 पानी पूरी खाऊं, दोपहर में 2 खाऊं, शाम में 2 खाऊं, रात में 2 खाऊं, तो मेरी यूटिलिटी कम नहीं होंगी, मेरे को हर बार पानी पूरी खा के उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो यूटिलिटी क्या होंगी, कम होंगी। आप अगर कंटिन्यूअस पढ़ाई करेंगे, यूटिलिटी क्या होंगी, कम होंगी। कंटिन्यूअस आप एक ही आदमी को सुनेंगे, उसी की बक 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 सुनेंगे, तो यूटिलिटी क्या होंगी, कम होंगी। इसलिए पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े होते हैं ना, क्यों होते हैं, तो उसका रीजन ही ये है कि वो एक दूसरे के साथ में इतना ज्यादा रह लिए कि अब यूटिलिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। तो ये तो दुनिया की रीत है ना कि यूटिलिटी का डिमिनिश होना तय है। लेकिन वो कब डिमिनिश होंगी, जब आपका कंजम्पशन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। तो हम गोलगप्पे कैसे खाते हैं, कंटिन्यूअस। अब समझो आपका एक दोस्त है, और ऐसा कैरेक्टर हर
दोस्ती की टोली में होता है एक, हमारे भी इसमें था। तो वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो सबसे पार्टी लेता है पर खुद कभी पार्टी नहीं देता। वो जब भी आपसे मिलेगा, अबे तूने तो ये खरीद लिया पार्टी दे, अबे तेरा तो बर्थडे है पार्टी दे, अबे तू तो 90% ला लिया पार्टी। तो वो सबसे पार्टी लेते रहता, खुद कभी देता नहीं। अब पता नहीं एक दिन क्या उसके मन में आया, बोले आज मैं पार्टी दूंगा। अब आपने सोचा कि जितना भी हमने इसको खिलाया है, अब सारा का सारा इससे क्या करना है, वसूल करना है। तो आपने बोला कि अब ये अच्छा फंसा, अब पूरी पार्टी वसूल करेंगे। तो ले गया आपको गोलगप्पे के ठेले पे, बोले आज पानी पूरी खिलाता हूँ तुमको। तो आपने पानी पूरी का क्या शुरू किया, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अब पानी पूरी तो सबकी फेवरेट रहती है, तो आपने पहली पानी पूरी खाई, खट्टा मीठा स्वाद, उसके अंदर वो थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा उबला हुआ चना, है ना, बढ़िया है ना, आपको एकदम ऐसा एकदम आनंद प्राप्त हो गया, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इतना उस दिन वो बढ़िया बना था। तो आपने अपना यूनिट्स का कंजम्पशन शुरू किया, आपने यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू किया। पहला गोलगप्पा खाया, फर्स्ट यूनिट, और उस फर्स्ट यूनिट से आपको क्या मिली, यूटिलिटी मिली। उस यूटिलिटी को आप कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने क्या किया, आपने उस पहले गोलगप्पे को 10 में से 10 मार्क दिए। ये क्या बनाया, बोले एक नंबर, क्रिस्पी क्रिस्पी, और पानी तो पूछो मत, ऐसा लग रहा कि 2 प्लेट ऐसे ही पी जाओ, तो इतना बढ़िया। तो 10 में से 10। अब कंटिन्यूअस कंजम्पशन के साथ इन्होंने बोला कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आइडेंटिकल या होमोजीनियस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल या होमोजीनियस, मतलब बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो गोलगप्पे एक जैसे ही होते हैं, एक जैसा साइज, एक जैसा शेप, और उसमें से कुछ अगर शेप से बाहर हो तो वो आखिरी में फ्री में मिलता है अपने को, पपड़ी बोल के, है ना। अदरवाइज गोलगप्पे एक जैसे, पानी एक जैसा, उसके अंदर का मटेरियल एक जैसा। तो लॉ का एक एजम्पशन ये भी है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल, होमोजीनियस, एक जैसी, और उसका आपने लगातार कंजम्पशन करना चाहिए। तो पहला गोलगप्पा खाया तो यूटिलिटी 10 में से 10। लेकिन इंसान की फितरत है, स्वभाव है कि जैसे ही हम थोड़े से सेटिस्फाई होते हैं, हमारा अगला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डाउन हो जाता है। मतलब ये कि आपने पहला गोलगप्पा खाया, यूटिलिटी 10 में से 10, आपने दूसरा खाया तो अब आप थोड़े से सेटिस्फाइड हो गए, तो अब आपकी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो गई। तो वो कितने पे आ गई, 9 पे आ गई। तो क्यों कम हो रही यूटिलिटी, तो जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे यूटिलिटी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो आप जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड होते जाएंगे उतनी यूटिलिटी कम। जैसे आपके सामने आपकी फेवरेट सब्जी या आपका फेवरेट मिठाई तब लाके रखी जाए जब आपने भरपेट खाना खा लिया हो, बिल्कुल गले तक खाना खा लिया, और अब उसके बाद में आपको खाना जा नहीं रहा, इतना खा लिया, और आपकी फेवरेट डिश आपके सामने रख दी जाए, तो आपको उससे उतनी यूटिलिटी मिलेंगी क्या, नहीं, क्योंकि आप क्या हो, सेटिस्फाइड हो। लॉ में इसको कहा गया है पॉइंट ऑफ सेटिटी। लॉ में इस चीज को क्या बोला गया है बेटा, पॉइंट ऑफ सेटिटी। सेटिटी यानी सेचुरेशन, कि आप खाते खाते इस लेवल पे पहुंच गए कि आप सेचुरेट हो गए। अभी हम पहुंचेंगे उस लेवल पे। तो आपने दूसरा गुपचुप खाया, दूसरा पानी पूरी खाया, यूटिलिटी 10 में से 9। तीसरा खाया तो अब आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही, तो डिमिनिश होने की स्पीड बढ़ने लगती है। पहले वो डिमिनिश हुई कितने पॉइंट से, 1 पॉइंट से, अब डिमिनिश हो गई 2 पॉइंट से। मतलब आपकी यूटिलिटी 10 से 9 हुई तो 1 से गिरी, और जब 9 से 7 हुई तो कितने से गिरी, 2 से। मतलब यूटिलिटी के गिरने की स्पीड अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। फिर आपने चौथा पानी पूरी लिया, अब यूटिलिटी और गिरी, अब की बार वो 3 पॉइंट से गिरी, तो अब यूटिलिटी कितनी हो गई, 4। तो आप क्या कर रहे हैं, आप हर पानी पूरी की यूटिलिटी निकाल रहे हैं।
फिर पांचवा खाया, तो अब की बार आपकी यूटिलिटी 4 पॉइंट से गिर गई, कितनी हो गई? 0। इट इंडिकेट्स कि आपका 5 पानी पूरी में पेट भर गया है, मन भी भर गया है। लेकिन आपका जो दोस्त है वो पार्टी दे रहा, जिसने जिंदगी में कभी नहीं दी, तो आपको तो पूरा पैसा वसूल करना है, तो आप फिर भी क्या कर रहे हैं? खाए जा रहे हैं। तो आपने छठवां गोलगप्पा खाया, तो पेट तो भर चुका है, तो अब आपने गोलगप्पा खाया, उसके निगेटिव इफेक्ट सामने आ रहे हैं। मतलब वो तीखा तीखा है, कान में से धुआं निकल रहा, गोलगप्पा खा रहे तो पानी नाक में से निकल रहा, निगेटिव इफेक्ट सामने आ रहे। मतलब अब आपकी यूटिलिटी बढ़ने के बजाय क्या हो रही? कम हो रही। तो आपकी यूटिलिटी कम होके -2 पे पहुंच गई। पर आपको तो दुश्मनी निकालनी है, वो दोस्त से पार्टी का पूरा पैसा वसूल करना है, तो आप गोलगप्पे खाए जा रहे, तो आपने सातवां खाया, आपकी यूटिलिटी और क्या हो गई? निगेटिव हो गई। आपने आठवां खाया, तो आपको दूसरे दिन पता चला कि यूटिलिटी और ज़्यादा निगेटिव हो गई। तो आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है? डिमिनिश होती जा रही है, वो लगातार कम कम होती जा रही है। अब बेटा इस यूटिलिटी को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे मिलती है टोटल यूटिलिटी। क्या मिलती है? टोटल यूटिलिटी। मैंने पहला गुपचुप खाया, गोलगप्पा खाया, यूटिलिटी 10। दूसरा खाया तो यूटिलिटी कितनी थी? 9। तो दोनों की मिला के यूटिलिटी कितनी हो गई? 19। फिर मैंने तीसरा कंज्यूम किया, 7 उसमें और ऐड हो गए, तो मेरी यूटिलिटी कितनी हो गई? 26। फिर मैंने चौथा खाया, उसमें और 4 यूनिट ऐड हो गए, तो यूटिलिटी कितनी हो गई? 30। और फिर मैंने पांचवा खाया, तो मेरे को उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिली। मतलब मेरी यूटिलिटी 30 में 0 प्लस कितनी हो गई? 30। बेटा यही पॉइंट ऑफ सेटिविटी है। अब आप सेचुरेट हो चुके हो, आपकी जो यूटिलिटी है वो पूरी हो चुकी है, और अब इसके बाद आपसे और खाए जाने की क्षमता आप में नहीं है, पर आप तो दुश्मनी निकालने के चक्कर में और पैसा वसूल करने के चक्कर में खाए जा रहे हैं। तो इस चक्कर में ये हुआ कि आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई, -2। तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 28। फिर आपकी यूटिलिटी हो गई -5, तो आपकी यूटिलिटी हो गई 23। फिर आपकी यूटिलिटी हो गई -9, तो आपकी यूटिलिटी पहुंच गई 14। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 रिलेशनशिप निकल के आ रही। कितने रिलेशन निकल के आ रहे? 3। क्या है ये रिलेशन? पहले तो ये समझ लो, हमने मार्जिनल यूटिलिटी पे से क्या निकाली? टोटल यूटिलिटी। हम टोटल यूटिलिटी से क्या निकाल सकते हैं? मार्जिनल। पेपर में उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि टोटल यूटिलिटी से क्या निकालो? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं 19 में से 10 माइनस करूं, तो 9 मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। अगर मैं 26 में से 19 माइनस करूं, तो 7 मेरी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस चीज को हम फॉर्मूले के रूप में अगर लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? तो टोटल यूटिलिटी ये मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है। देखो, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। 10 में 9 प्लस किए 19 हुए, 19 में 7 प्लस किए 26 हुए। तो टोटल यूटिलिटी समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। या फिर आप इसको ऐसा बोलो कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 1 है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 2 है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 3 है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU1 प्लस MU2 डैश 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 MUN। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे में जितने भी यूनिट कंज्यूम करूंगा, यहाँ 8 यूनिट कंज्यूम किए, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 8th यूनिट, इन सबको समअप करूंगा तो क्या आएंगी? टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट
इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। देखो मैंने क्या किया, ध्यान देना बेटा। मैंने यहां 19 में से 10 माइनस किए तो क्या आई, मार्जिनल यूटिलिटी। 26 में से 19 माइनस किए 7 आए, 7 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। 30 में से 26 माइनस किए तो 4 आए, 4 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे आ रही, तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट। मुझे क्या चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, मैं फोर्थ लेवल पे टोटल यूटिलिटी कितनी है उसको लूंगा, 1 2 3 4 ये है। तो मैं फोर्थ लेवल पे टोटल यूटिलिटी जो है उसको लूंगा, यानी मैं टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट लूंगा माइनस मैं टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 करूंगा, यानी कि 4 माइनस 1। तो देखिए मेरे को चौथे यूनिट पे क्या पता करना है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने चौथे यूनिट की क्या ले ली, टोटल यूटिलिटी। तो चौथे यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 30। और मेरे को चाहिए n माइनस 1 की टोटल यूटिलिटी। तो 4 में से एक गया, बचा कितना, 3। मतलब मेरे को टोटल यूटिलिटी किसकी चाहिए, तीसरे आइटम की। तो ये तीसरे आइटम की टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितनी है, 26। तो ये मैंने माइनस किए 26, तो आंसर आया 4। और 4 क्या है, तो बेटा ये चौथे यूनिट की क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। करके मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बना, तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बना टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो बात आप समझ रहे हो वो बात आपको मैथमेटिकली, ग्राफिकली या टेबुलेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो बेटा अब यहां से 3 रिलेशन निकल के आते हैं। वो 3 रिलेशन क्या है, तो 3 फेज है। ये पहला फेज है, फेज 1। ये दूसरा फेज है, ये वाला फेज 2। और ये तीसरा फेज है, फेज 3। बात को समझो, पहले फेज में क्या हो रहा बेटा, पहले फेज में जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। उल्टा भी बोल सकते, जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहला फेज फर्स्ट यूनिट से कहां तक चला, फोर्थ यूनिट तक। तो आपने कहा कि फेज 1 में यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 हमने कंज्यूम किए और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, और उसके कम होने की स्पीड ज़्यादा है। पहले वो कम हुई 1 पॉइंट से, फिर वो कम हुई 2 पॉइंट से, फिर वो कम हुई और 3 पॉइंट से। तो इसका मतलब आपकी यूटिलिटी जो है उसके गिरने की स्पीड भी कैसी हो गई, तेज। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब हम कोई चीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हम ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, और हम ऑलरेडी जितने ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे अगला यूनिट हमको उसकी यूटिलिटी कम देगा। जितने डिससेटिस्फाइड उतनी यूटिलिटी ज्यादा। देखो जब हम छोटे थे, बच्चे एकदम, तो हम 1 रुपए में भी खुश हो जाते थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो 1 रुपया मिला, उसमें कोई छोटी मोटी चॉकलेट खरीद ली, उसी में खुश हो गए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते वैसे वैसे हमारा जो घड़ा है पैसों का वो भरते जाता, और हमको लगता हमने और ज्यादा कमाना, और ज्यादा कमाना, और ज्यादा कमाना। तो उसका नतीजा क्या निकलता,
कि आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होते जाती है। फिर जितना ज़्यादा आप पैसा कमाते जाते हैं आपको समझ में आने लगता कि ये पैसों का उतना महत्व जीवन में नहीं है लेकिन उतना नहीं है जितना आप सोचते थे। तो आगे जाके हम वो भी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट भी है वो, कि मनी की यूटिलिटी कैसे बिहेव करती है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहला रिलेशन हमको क्या मिला कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है। दूसरा मिला कि आपकी टोटल यूटिलिटी जब कांस्टेंट हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। ये देखिए यहां पे टोटल यूटिलिटी कैसी है, कांस्टेंट। ये हो रहा है जब आप कंजम्पशन कर रहे हैं यूनिट 4 से यूनिट 5। तो जब आप यूनिट 4 से यूनिट 5 पे जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं 30 और 30 आपकी यूटिलिटी कैसी है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। तो जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट जा रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है, जीरो, शून्य पे आ जा रही है। तो जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेंगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएंगी, जीरो। और जब आप तीसरे फेज में आते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है, कम होने लगती है, 28, 23, 14। और जब टोटल यूटिलिटी कम होने लगती है तो उस फेज में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होने लगती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जब टोटल यूटिलिटी कम हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो रही है। ये होता है पॉइंट ऑफ सैटिएशन को अचीव करने के बाद, यानी जब आप पूरी तरह से पॉइंट ऑफ सैटिटी पे पहुंच गए तो उसके बाद ये होता है कि अगर फिर भी आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी कैसी हो जाएंगी, निगेटिव या माइनस हो जाएंगी। तो कहने का मतलब तीसरे फेज में अपना कंजम्पशन यूनिट 6 से यूनिट 8 तक चला। तो हमको यहां से तीन रिलेशन पता चले। पहला, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल कांस्टेंट होती है, या टोटल कांस्टेंट होती है तो मार्जिनल जीरो हो जाती है। और जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। तो बेटा किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करते समय आपको सबसे पहले उस लॉ का क्या लिखना है, स्टेटमेंट। जब भी आप लॉ का स्टेटमेंट लिखोगे तो उसकी शुरुआत होंगी इन शब्दों से, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसको बोलते हैं सेटिरिस पेरिबस। तो जब भी आप किसी लॉ को लिखना शुरू करो तो आपके ओपनिंग सेंटेंस में यह आना चाहिए अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या सेटिरिस पेरिबस। क्या लॉजिक है इसका? तो बेटा लॉजिक यह है कि मेरा लॉ बोलता है कि मेरे कुछ एजम्पशन हैं और अगर मेरे एजम्पशन सही साबित होंगे तो ही मेरा लॉ सही साबित होगा। तो ऐसा ही एक एजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर, बेटा रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल। ऐसा इंसान जो हर चीज को कैसे सोचे, लॉजिकली सोचे। तो मार्शल कहते हैं भाई साहब देखो मेरा लॉ जो है ना वो कंडीशनल लॉ है, अगर आप मेरी इन कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो लॉ सही साबित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना पड़ेगा तब यूटिलिटी क्या होंगी, कम। नहीं तो आपने दो गोलगप्पे खाए सुबह, दो खाए शाम को, तो ऐसे में यूटिलिटी कम होने वाली नहीं है। फिर वो बोल रहे कि जो चीजें खाओ वो आइडेंटिकल या होमोजीनियस हो। पता चला सुबह जो गोलगप्पा खाया था वो कम टेस्टी था तो कम यूटिलिटी मिली,
उसके बाद जो खाया वो ज़्यादा टेस्टी था, उसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ें कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिकल। तभी तो ये होगा ना कि पहला खाओगे तो यूटिलिटी सबसे ज़्यादा रहेंगी। फिर कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेटिटी तब अचीव होगा जब इंसान कैसा रहेगा? रैशनल। अगर कोई व्यक्ति रैशनल नहीं है तो वो पॉइंट ऑफ सेटिटी को फील भी नहीं कर सकता। उदाहरण से समझो, अपन खाना खाते, अपने को समझ में आता ना पेट भर गया, तो अपन खाना क्या करते? बंद कर देते। करते कि नहीं सब लोग, कि खाते ही रहते? नहीं ना। पेट भरा अपन खाना बंद कर देते। दारू पीने वाला दारू पीना बंद करता क्या? मरे तक पीता, नाले में गिरे तक पीता, मुंह में से ऐसा थूका बहरा लबलब, वो पीते ही रहता। देखे होंगे ना आपने ऐसे मड्डी लोग, मरे तक दारू पीते। तो इसका मतलब वो मरे तक दारू क्यों पी रहे? उसकी यूटिलिटी कम नहीं हो रही क्या? उसकी भी हो रही होंगी, पर शराब पीने से वो व्यक्ति रैशनल रहा क्या? क्या वो लॉजिकली सोच सकता है? उसका दिमाग जगह पे है? वो डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में है? तो जवाब है नहीं। तो जब आप रैशनली नहीं हो तो आप पे तो लॉ अप्लीकेबल ही नहीं होता। इसका मतलब ये कि शराबी व्यक्ति पे ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो किस पे होगा? जो आदमी कैसा है? रैशनल है, लॉजिकल है। तो क्या बोल रहे हैं मार्शल? वो बोल रहे हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। मतलब ये सब बातें जो मैंने लिखी, ये सब कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट, सेटिरिस पेरिबस, ऑल कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो कहते हैं जब ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी, मतलब कंजम्पशन होमोजीनियस रहेगा, कंजम्पशन कंटिन्यूअस होगा, इंसान रैशनल बिहेवियर करेगा, उसको पॉइंट ऑफ सेटिटी फील होंगी, तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो मेरा लॉ काम करेगा। तो उन्होंने लॉ का स्टेटमेंट लिखा। क्या लिखा? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन एनी रैशनल कंज्यूमर consumes any commodity which is homogeneous in continuous manner, then at initial level utility is high, but after successive consumption it diminishes. At the point of satiety it becomes zero and finally it become negative. तो ये इस लॉ का क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया कि अगर बाकी की परिस्थितियां कांस्टेंट हो और मैं अगर किसी होमोजीनियस चीज का रैशनलिटी के साथ कंटिन्यूअस कंजम्पशन करूं तो शुरू में तो यूटिलिटी ज़्यादा रहेंगी, बाद में गिरेंगी, एक लेवल पे आके ज़ीरो हो जाएंगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी? निगेटिव, माइनस में चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, उसके स्टेटमेंट को लिख दिया। अब आपको इस स्टेटमेंट को सही साबित करना है तो आप क्या करेंगे? डेटा टेबल बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमने डेटा टेबल बनाया। तो अब क्या आपको ये टेबल भी याद करना है? नहीं। आपको लॉ समझ गया तो आप अपने मन से फिगर्स ले सकते। बस उसका नेचर दिमाग में रखो कि पहली यूटिलिटी सबसे ज़्यादा, जब गिरेंगी तो थोड़ी गिरेंगी, उसके बाद जब गिरेंगी तो तेजी से गिरेंगी, एक पॉइंट पे आके ज़ीरो, और उसके बाद में क्या हो जाएंगी? निगेटिव। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप टेबल अपने मन से बना सकते। टेबल याद नहीं करना है आपको। तो अब आपको ये टेबल एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखेंगे कि इन दिस टेबल वी एज्यूम अ रैशनल कंज्यूमर कंज्यूमिंग अ कमोडिटी विच इज होमोजीनियस इन नेचर सक्सेसिवली और कंटिन्यूअसली। In initial phase, when he consumes first unit of that commodity, he derives marginal utility of 10 unit. उसको मार्शल ने कहा कि यूटिल बोलो। जैसे अनाज को किलो में गिना जाता है, कपड़े को मीटर में गिना जाता है, दूध को लीटर में गिना जाता है। तो लोगों ने पूछा कि मार्शल साहब हम यूटिलिटी को कैसे गिनेंगे? तो बोले हम उसको यूटिल में गिनेंगे। अब ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये काल्पनिक बातें करते हैं और वो बात ऐसी करते हैं कि आप कन्विंस हो जाए। लेकिन इन लोगों से इतना कन्विंस भी नहीं होना। मतलब इन्होंने बोला और हमने मान लिया। मतलब रियल में यूटिल होता है क्या? तो रियल में होता नहीं है, बस इनको अपनी बात साबित करनी थी, करके इन्होंने कह दिया। जैसे क्या है, ये बाबा लोग होते हैं ना, ये बड़ी घुमा घुमा के लच्छेदार बातें करते है ना। एक दिन एक बाबा प्रवचन दे रहा था, तो ऐसा बड़ा सा मंच सजा हुआ, लोग सारे नीचे बैठे हुए दरी के ऊपर,
बाबा एकदम ऊपर 100 फीट उनके बड़े बड़े मंच रहते, वहां बाबा जी बैठे, सामने लाखों की जनता, एसी चल रहा आजू बाजू से। और वो आजकल तो वो कांच का उनका बाकायदा केबिन बनता बाबा लोगों का प्रवचन देते टाइम, और ऊपर में एक चौकी, और वो चौकी पे बाबा बैठे हुए। देखा होगा ना आपने, बाबा लोग ऐसे चौकी लगा के उस पर प्रवचन देने बैठते। तो फिर प्रवचन हुआ, बाबा ने बोला क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, तो आप अपने प्रश्न लिख के भेजिए। तो एक आदमी ने कागज पे प्रश्न लिख के भेजा कि बाबा आपने पूरे प्रवचन में बताया कि मोह माया छोड़ दो वगैरह वगैरह, और आपने हमको बैठाया जमीन पे और खुद बैठ गए चौकी पे, तो मोह माया तो आपसे ही नहीं छूटी। तो ऐसा प्रश्न उसने बाबा के पास भेजा। तो बाबा ने वो प्रश्न पढ़ा और जवाब दिया। बोले एक भाई का प्रश्न आया है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ चौकी पे और आप बैठे हैं वहाँ जमीन पे, तो उनका ये कहना है कि फिर मोह माया तो मुझ में ज्यादा है। तो बाबा ने जवाब दिया, बोले बच्चा ऐसा नहीं है, आप जमीन पे बैठे हैं और मैं चौकी पे बैठा हूँ। तो आप जमीन पे बैठे हैं, आप हुए जमींदार, और मैं चौकी पे बैठा हूँ, मैं हुआ चौकीदार। प्रश्न क्या था, जवाब क्या दिया, लोगों ने तालियां भी बजा दी, है ना। तो बाबा लोग ऐसे घुमाते। तो ये जो हमारे मार्शल बाबा है, ये मार्शल बाबा भी हमको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे। बोले यूटिलिटी कैसे गिनेंगे, बोले यूटिल में गिन लो। अब कहाँ से आया यूटिल, उनके दिमाग से, उनको लगा कि यूटिल नाम दे देता हूँ। तो हालांकि हमने कल ही पढ़ा कि यूटिलिटी को गिना जा सकता है क्या, नहीं, पर मार्शल साहब गिन रहे, आंकड़ों में गिन रहे, कार्डिनल मेजरमेंट कर रहे। तो वो गिन रहे, मतलब उनका ये बोलना है कि हर इंसान को ये समझता है कि वो कितना पैसा खर्च कर रहा और उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही, तो वो ऐसे 10 में से मार्क वार्क दे सकता है, ऐसा वो मान रहे। पर ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो जब तक आप मार्शल का लॉ पढ़ रहे हो, उनकी बातें सुनो, आखिरी में हम क्रिटिसाइज करेंगे उनको इस पॉइंट पे। तो उन्होंने कहा कि यूटिल को गिन लो, यूटिलिटी को गिन लो किसमें, यूटिल में। तो हम टेबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन शुरू किया, पॉइंट वाइज 5-6 पॉइंट लिख के एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है, अपने मन से लिखो ना कि इन दिस टेबल it is assumed that a rational consumer consumes a commodity continuously which is identical or homogeneous in nature. When he consumes first unit of that commodity, he derives 10 util of utility. But afterward, in successive consumption from unit 1 to unit 4, marginal utility falls at increasing rate because satisfaction level becomes high. And in third column, total utility TU is shown, which is increasing. Hence, first relationship is derived when marginal utility diminishes, total utility rises, and vice versa. कि total utility बढ़ेंगी तो marginal कम होंगी. But when our consumer consumes fifth unit of that commodity, he derives zero marginal utility. That's why total utility remains constant. Second relationship is derived here, which is total utility is constant when marginal utility is zero. But still he consumes that particular commodity successively from unit 6, 7 to 8. It is seen that marginal utility becomes negative and total utility start diminishing, and hence there is third relationship derived from unit 5, 6, 8, unit 6, 7 and 8, that is total utility when diminishes or marginal utility when become negative, total utility start diminishing. तो आपने क्या किया, आपने उस टेबल को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने पहले लॉ का स्टेटमेंट लिखा, आपने टेबल बनाया और आपने उस टेबल का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब देखो इतने में ही अपने कितने क्वेश्चन कवर हो गए। बेटा देखो, पहला क्वेश्चन तो ये वाला कवर हो गया है, क्या आपके बुक में दिया हुआ, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, नहीं है, है, कितने नंबर पे है, फोर्थ पे है कि थर्ड, किसी में थर्ड होगा किसी में, जो भी हो मिल गया ना। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी।
फिर आपको दिया है टोटल यूटिलिटी क्या है और उसका फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर आपको दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और ये गलत प्रिंट हो गया मेरे इसमें, आपके इसमें सही होगा। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन प्लस वन। है क्या सबके इसमें यही वाला? तो जिनके इसमें नहीं है वो ठीक कर लेना, ये गलत है। जो यहाँ पे दिया है ये ऊपर वाला ही प्रिंट हो गया, तो कहीं गलत हो गया हो तो उसको ठीक कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी का। अब आगे बढ़िए, तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि रिलेशनशिप बताओ किसके बीच में? मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में। बोलो है आपके इसमें क्वेश्चन? तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमने ये टेबल बनाया, और ये टेबल बना के उस टेबल का क्या लिखा? एक्सप्लेनेशन लिखा। और उस एक्सप्लेनेशन को ऐसे 4-5 पॉइंट बना के एक्सप्लेन कर दिया, जहां पे हमने ये सारे रिलेशन बता दिए कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। फिर हमने बता दिया कि जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट या कांस्टेंट होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, और जब टोटल यूटिलिटी कम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है। लेकिन ये सब चीजें आपको अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए, ये कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है। आप अभी जैसे घर में जाके पढ़ोगे, तो घर पे जाके जब पढ़ोगे तो अपने मन से एक टेबल बनाना खुद के आंकड़े लेके, और खुद उस टेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कि कैसे मैं इसको 6 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकता हूं। फिर आप आगे बढ़ेंगे, ग्राफ पे हम अभी नहीं आए। फिर आप लॉ को देखेंगे, तो बेटा इस लॉ में लॉ का क्या दिया है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे हो रही है? अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम, या इसी को दो शब्द में बोलना है तो क्या बोलेंगे? सेटिरिस पेरिबस। उसका भी सेम मतलब होता है। फिर वो लॉ का स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया, फिर आपने क्या दिया? टेबल दिया, और फिर आपने इस टेबल का क्या दिया? एक्सप्लेनेशन दिया। फिर डिस्टिंग्विश पे आइए आप। बेटा यहां पे डिस्टिंग्विश दिया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दी ऑल यूनिट्स कंज्यूम। सारे यूनिट कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिली वो क्या है? टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट। मतलब जो एक नया एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम किया, उस एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिली वो क्या है? मार्जिनल। फिर फॉर्मूला दिया है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल का। फिर इसके बाद में आपको दिया है कि टोटल यूटिलिटी शुरुआत में बढ़ती है तब मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। फिर बोला कि जब पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन सेटिटी आ जाता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। और टोटल यूटिलिटी जब डिक्लाइन कम होने लगती है तो मार्जिनल क्या हो जाती है? निगेटिव। टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, मार्जिनल पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो, तीनों फेज में जाती है। तो आपके बुक में डिस्टिंग्विश दिया है क्या? तो आपको यह समझना है कि आप जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उस एक कॉन्सेप्ट से आपके कितने सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक और बचा है, अपने पेपर में 4 मार्क का क्वेश्चन आता है गिव रीजन का। तो आपको एग्रीड और डिसएग्रीड वाला क्वेश्चन पूछा, बोला कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। बेटा ये क्वेश्चंस आपको आखिरी वाले हिस्से में मिलेंगे, तो हो सकता है वहां हो ना हो,
पर आप देख लो, अगर नहीं भी होगा तो देख लो, पेपर में पूछ सकते। क्या है क्वेश्चन कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, जीरो, तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम। तो सेम बात एक्सप्लेन करनी है, बट क्वेश्चन का नेचर बदल गया। अब ये क्वेश्चन उन्होंने किस में डाल दिया, एग्रीड और डिसएग्रीड में। तो हम कहेंगे कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री है, और एक्सप्लेनेशन में वही पूरी बात लिखेंगे जो बात हम लोगों ने अभी डिस्कस की है। तो आप देखिए कि कॉन्सेप्ट एक है, पर वो कितने तरीके से पूछा जा रहा। और एक बचा है, ये देखिए, यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है, विदित डज नॉट बाय ब्रांडेड शूज वर्थ 20,000। विदित जो है वो ब्रांडेड शूज जो है 20,000 के वो नहीं खरीद रहा, बिकॉज ही डज नॉट फाइंड देम वर्थ, क्योंकि उसकी नज़र में उसकी अब वो वैल्यू नहीं रही। तो बेटा हम किसी भी एडिशनल चीज को खरीदने से कब मना करते हैं, तो हम किसी भी एडिशनल चीज को खरीदने से तब मना करते हैं जब हमको ये फील हो कि हमको उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेंगी। मतलब हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के क्या हो जाने की बात कर रहे हैं, जीरो। या ये वाला, अब इतना भी ढूंढते मत बैठो, समझ लो, घर पे जाके आराम से ढूंढ भी लेना, पढ़ भी। यही तो आप लोगों की मूर्खता है कि क्लास में हम लोग समझने के लिए आते, तो आप क्या करते हैं, अब नहीं मिल रहा अगर वो क्वेश्चन आपको, तो आप इतने पन्ने क्यों पलटा रहे, परेशान क्यों हो रहे, समझ लो, घर पे जाके आराम से पन्ने पलटा के ढूंढ लेना, इतना टेंशन क्यों ले रहे। ध्यान दो, यहां पे लिखा है भूषण रिफ्यूज टू ईट फिफ्थ चपाती आफ्टर ईटिंग फोर्थ। बोले 4 रोटियां खा गया, 5वीं खाने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ सेटिलिटी पे पहुंच चुका है, और उसकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो लेवल को टच कर चुकी है। तो वो समझ चुका है कि अब मुझे और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो कौन सा वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया, पॉइंट ऑफ सेटिलिटी। ये कौन से क्वेश्चन है, जहां आपको एक स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे उस स्टेटमेंट में से कॉन्सेप्ट ढूंढो, और वो कॉन्सेप्ट 2 लाइन में एक्सप्लेन करो। ये देखो, कविता कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर अनादर। कविता ऑरेंजेस एक के बाद एक खाती ही जा रही है। तो ये हमारे लॉ का एजम्पशन है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। तो यहाँ पे आपको कौन से एजम्पशन को एक्सप्लेन करना है, कंटिन्यूटी के एजम्पशन को एक्सप्लेन करना है। तो आप ये देखो बेटा कि आपको बहुत थोड़ा पढ़ना है, और उस पे से आप बहुत ज्यादा बातें लिख सकते हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट पे कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, वो आप सिर्फ देखते चलो। तो इसलिए ये बात आप समझिए कि मैं जितना पढ़ाऊँ उतना घर पे जाके पढ़ो। ये मत सोचना कि सर हमको तो सब क्लास में ही याद हो गया, बहुत अच्छी बात है याद हो गया तो, लेकिन अगर आप विद इन 24 आवर उसको पढ़ लेंगे तो वो दिमाग में पक्की हो जाएंगी। क्योंकि बुक बहुत मोटी है ना, 200-250 पेज की बुक है, पूरी दिमाग में रखना है। तो अगर आप रोज नहीं पढ़ेंगे तो वो दिमाग में रहेंगी कैसे। अचानक तो एग्जाम के एक दिन पहले सरस्वती माता वरदान नहीं देंगी आपको कि बेटा तू बिल्कुल बलशाली बुद्धिशाली हो जा, तो धीरे धीरे घड़ा भरेगा आपका। तो रोज के रोज इसको पढ़ा करो, बाकी कर लेंगे। जय बजरंग बली।